हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है रोहित सिंघल। स्टूडेंट, आज हम ACCA SBR जो है उसके टॉपिक्स को आगे बढ़ाते हुए एसोसिएट की अकाउंटिंग के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि एसोसिएट F3 और F7 दोनों के अंदर ही कवर था, तो हम एसोसिएट की अकाउंटिंग को एक बार रिवाइज कर लेते हैं F7 के क्वेश्चंस के थ्रू, और उससे रिलेटेड जो बेसिक बातें हैं वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना, ताकि हमारा कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट जैसे हमने कवर किया, कंसोलिडेटेड P&L कवर किया, ऐसे ही हम एक बार एसोसिएट भी कवर कर देते हैं। क्योंकि जब SBR में क्वेश्चन आता है ना, तो वो मिक्सचर क्वेश्चन होता है, मतलब सब चीज़ें उसके अंदर मिक्स होती है। आपको पता है, क्योंकि 25 से 30 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, और उन क्वेश्चंस में भी डिस्कशन पे ज़्यादा मार्क्स होते हैं, ना कि आपके कैलकुलेशंस के ऊपर। कैलकुलेशन के भी मार्क्स होते हैं, बट सपोज अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, हो सकता है कि कैलकुलेशन के 3 मार्क्स हो और डिस्कशन के 7 मार्क्स हो, ठीक है। तो डिस्कशन में क्या है कि आप आसानी से मार्क्स ग्रेस कर सकते हैं। क्लियर? तो चलो हम एसोसिएट्स की अकाउंटिंग के बारे में डिस्कस करते हैं। तो एसोसिएट आपको पता है, जैसे नॉर्मली एसोसिएट के अंदर अपन क्या मानते हैं कि 20 से 50%, 20% से ऊपर हो गया और 50% तक एसोसिएट रहता है, मतलब उसका इन्फ्लुएंस रहता है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रहता है। बट यहाँ पे कंट्रोल नहीं होता। कंट्रोल नहीं होता तो क्या नहीं कर सकते? कंसोलिडेशन नहीं कर सकते, कंसोलिडेशन अलाउ नहीं है। तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे इक्विटी मेथड यूज करते हैं। इक्विटी मेथड क्या कहता है बताओ? इक्विटी मेथड कहता है कि हमें जब भी हम P&L बनाएंगे, या फिर अगर हम बात करें प्रॉफिट की, कि प्रॉफिट कैसे कंसोलिडेट होगा, अगर हम बात करें प्रॉफिट की, पहले P&L के अंदर जो प्रॉफिट है, तो वो एक सिंगल आइटम की तरह कंसोलिडेट होगा, और जितना पेरेंट का एसोसिएट के अंदर शेयर है केवल उतना ही कंसोलिडेट होगा, ठीक है। जैसे मान लो आपने 30% शेयर एक्वायर कर रखा है, ठीक है, पेरेंट ने एसोसिएट में 30% शेयर एक्वायर कर रखा है, तो केवल 30% ही कंसोलिडेट होगा। फिर बैलेंस शीट भी ध्यान रखनी है आपको कि बैलेंस शीट में भी लाइन बाय लाइन कंसोलिडेशन नहीं हो सकता। जैसे कि P&L में लाइन बाय लाइन कंसोलिडेशन अलाउ नहीं है, वैसे ही बैलेंस शीट में भी लाइन बाय लाइन कंसोलिडेशन अलाउ नहीं है। लाइन बाय लाइन क्या होता है कि जैसे रेवेन्यू दोनों की जोड़ दी, पेरेंट की एसोसिएट की, बट ये अलाउ नहीं है, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ऐसे ही बैलेंस शीट के अंदर भी अपन लाइन बाय लाइन कंसोलिडेशन नहीं कर सकते कि सारी नॉन करंट असेट्स, चाहे वो पेरेंट की हो एसोसिएट की, ऐड कर दें, पॉसिबल नहीं है। तो जब हम कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट बनाते हैं, ठीक है, तो क्योंकि आपको पता है कि पेरेंट ने अगर एसोसिएट में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो पेरेंट की जो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें क्या आ रहा होगा? इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स करके आ रहा होगा, ठीक है। तो जब हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, तो इस केस में हम लोग इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स के बैलेंस को दिखा के रखते हैं, और इसी इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट के बैलेंस के अंदर ही हम चेंज कर देते हैं। जैसे हमारी एसोसिएट ने प्रॉफिट कमाया, सपोज 1 लाख का प्रॉफिट कमाया, और हमारा उसमें 30% शेयर है, ठीक है, हमारा मतलब पेरेंट का। तो हम अपनी बुक्स में एंट्री क्या पास करेंगे? इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स डेबिट टू शेयर फ्रॉम एसोसिएट्स। और ये शेयर फ्रॉम एसोसिएट्स कहाँ चला जाएगा? ये सिंपल आपके जो पेरेंट कंपनी है उसके प्रॉफिट के अंदर ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। तो नॉर्मल बातें हैं, आपको पता है वैसे ही, तो जब प्रैक्टिकल करेंगे तो और समझ में आ जाएगा आपको क्लियरिटी से। फिर इन्वेस्टमेंट, क्योंकि देखो अब कंसोलिडेशन तो हो नहीं रहा प्रॉपर तरीके से कि 100% चीज़ों को अपन कंसोलिडेट कर दें, वो सब तो हो नहीं रहा यहाँ पे। तो जैसे हम लोग स्टेटमेंट बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ नेट असेट्स, सब्सिडरी कंपनी की बात कर रहा हूँ मैं, गुडविल कैलकुलेट करते हैं, NCI कैलकुलेट करते हैं, तो ये सब क्या कैलकुलेशन होगी यहाँ पे? नहीं, कोई गुडविल नहीं निकलेगी, कोई NCI नहीं निकलेगी, कोई स्टेटमेंट ऑफ नेट असेट्स बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। बस सीधा जो भी हमारी एसोसिएट्स ने प्रॉफिट कमाया है पोस्ट के अंदर, पोस्ट मतलब जब आपने सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस
एक्वायर किया था, इन्फ्लुएंस एक्वायर किया था, उसके अंदर 30% से ज़्यादा शेयर एक्वायर करे थे, उसके बाद से जो भी प्रॉफिट है वो केवल हम अपने इन्वेस्टमेंट्स के अंदर ऐड करके दिखा देंगे। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर फ्रॉम एसोसिएट्स, और ये पेरेंट कंपनी का जो प्रॉफिट होता है उसके अंदर ऐड हो जाएगा जाके, ठीक है, जो पहले से रिटेन अर्निंग होगी। एक ये बात याद रखनी है। अब कई बार क्या कहेगा क्वेश्चन अपन को जब हम बैलेंस शीट या P&L बनाएंगे कि इस इन्वेस्टमेंट के अंदर इम्पेयरमेंट हो गया, ठीक है, जैसे सब्सिडरी के अंदर गुडविल इम्पेयर होती थी ना, तो वैसे ही इस इन्वेस्टमेंट में इम्पेयरमेंट दे देता है। जैसे अपन को पता है कि F7 में भी क्वेश्चंस थे जब इन्वेस्टमेंट में इम्पेयर दे देता था। तो अब सोचो जरा, इन्वेस्टमेंट में इम्पेयर क्यों दे रहा है ये, इन्वेस्टमेंट में इम्पेयर देने का क्या लॉजिक है। हम लोग क्या करते थे जब सब्सिडरी कंपनी की बात करें, सब्सिडरी कंपनी की, तो गुडविल कैसे निकालते थे, गुडविल हम इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू ऐड करके, अगर कोई एनसीआई होती थी तो प्लस कर देते थे और माइनस नेट असेट्स करते थे, ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट मतलब कॉस्ट, ठीक है ना, और नेट असेट्स जो एक्वायर करी हमने जिस दिन हमने सब्सिडरी एक्वायर करी उस दिन, और यहाँ पे आ जाती थी गुडविल, राइट, ऐसे ही करते थे। मींस इन्वेस्टमेंट के अंदर कहीं ना कहीं, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट मतलब क्या है, कॉस्ट है, ये वो अमाउंट है जो हम लोग सब्सिडरी एक्वायर करते समय दे रहे हैं। तो अगर आप ध्यान से सोचो तो इन्वेस्टमेंट के अंदर ही गुडविल का बैलेंस इंक्लूड होता है। ध्यान से सोचो तो इन्वेस्टमेंट के अंदर ही गुडविल का बैलेंस इंक्लूड होता है, ठीक है ना। बट क्योंकि हम लोग वहां पे इन्वेस्टमेंट को अपनी बुक से हटा देते हैं और नेट असेट्स को ले आते हैं, तो बात खत्म हो जाती है और गुडविल आ जाती है, ठीक है। बट यहाँ पे हम कर रहे हैं इक्विटी मेथड फॉलो, एसोसिएट्स की अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो एसोसिएट्स की अकाउंटिंग के अंदर गुडविल तो निकलती नहीं है, ठीक है ना। और इन्वेस्टमेंट मतलब क्या है, अमाउंट पेड, और ये इन्वेस्टमेंट के अंदर ही कॉस्ट इंक्लूड होती है, ठीक है ना। ये इन्वेस्टमेंट के अंदर ही क्या है, ये इन्वेस्टमेंट मतलब क्या है, कॉस्ट ऑफ एसोसिएट्स, है ना, यही कि भाई हमने कितने में एक्वायर किया। तो इस इन्वेस्टमेंट के अंदर ही गुडविल इंक्लूड है, अगर आप ध्यान से सोचो तो, ठीक है ना। इसीलिए क्वेश्चन अपन को कहता है कि इन्वेस्टमेंट को इंपेयर कर दो, ठीक है। बाकी ये लॉजिक जानने की जरूरत नहीं है, अपन तो इन्वेस्टमेंट नॉर्मली इंपेयर कर देते हैं, बट सोचो तो इन्वेस्टमेंट क्यों इंपेयर करवाते हैं वो लोग, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में कहीं ना कहीं गुडविल का बैलेंस भी इंक्लूड रहता है, इसलिए। वो अब बात अलग है कि अपन कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि एसोसिएट्स की अकाउंटिंग कर रहे हैं, इसलिए, ठीक है। तो अब क्वेश्चन करके देखते हैं और ज़्यादा क्लियरिटी होगी इससे आपको। ये ACCA F7 का क्वेश्चन है, ठीक है, कापलान का, स्टडी टेक्स्ट का। तो बिलो आर द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ 3 कंपनीज एज एट 31 दिसंबर 2009। आपको पता था कि होल्डिंग, सब्सिडरी और एक एसोसिएट, इस तरीके से ही क्वेश्चन देता था F7 के अंदर, और ऐसे ही क्वेश्चन SBR में भी बड़े बड़े जब देता है तो देता है। बट क्या है, SBR के अंदर क्वेश्चन पूरा इसी के ऊपर, ऐसे क्वेश्चन कैलकुलेटिव नहीं आता। इतना बड़ा क्वेश्चन ऐसा नहीं कि कैलकुलेशन के बेस के ऊपर पूरा क्वेश्चन डाल दिया उन्होंने, ये नहीं होता। उसमें वो डिस्कशंस के ऊपर डालता है, उसमें कई बार वो गलतियां करा के देता है कि देखो अकाउंटेंट ने यहाँ पे गलती कर दी है, गुडविल निकालते समय कैलकुलेशन कर दिया, इम्पेयरमेंट ढंग से नहीं किया है, तो वो अपन को ठीक करना होता है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, फिर इन्वेस्टमेंट्स दे रखे हैं 2, 6,22,000 शेयर इन ला, ठीक है, और 1,68,000 शेयर इन पो। तो ये अपन को इन्वेस्टमेंट्स और के दोनों के बैलेंस दे दिए। इन्वेस्टमेंट यहाँ पे है नहीं, ओके। करंट असेट्स में इन्वेंट्री, डेटर्स और बैंक का बैलेंस है, ये असेट साइड का टोटल हो गया। इक्विटी एंड लाइबिलिटी में पहला आइटम है इक्विटी शेयर्स, ठीक है, रिटेन अर्निंग, ट्रेड पेबल, टैक्सेशन। जरा एक एक्सरसाइज कर लेते हैं छोटी सी। 6,72,000 शेयर्स लाला कंपनी में एक्वायर करे। लाला कंपनी के, ये देखो ये ला कंपनी है, ला कंपनी की टोटल शेयर कैपिटल कितनी है, 840। तो 672 अपॉन 840 इंटू 100, ठीक है, क्योंकि $1 का एक शेयर है, क्लियर। तो कितना परसेंट एक्विजिशन हो गया जरा चेक करो, 672 डिवाइडेड बाय 840 इंटू 100, 80% इसमें शेयर एक्वायर करें हैं, ठीक है।
यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 80%, मतलब सब्सिडरी कंपनी है ये। और इस केस में 5,60,000 शेयर है, ठीक है, और टोटल कितने हैं 168 अपॉन 560, कितना हो गया ये 30%, मतलब ये क्या बन गई आपकी एसोसिएट्स कंपनी बन गई, ठीक है। छोटी सी वर्किंग कर लेते हैं अपन ऐसे करके। यू आर ऑल्सो गिवन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, क्या है इन्फॉर्मेशन, डिप्सी एक्वायर्ड इट्स शेयर इन लाला ऑन 1 जनवरी 2009 व्हेन लाला हैड रिटेन्ड लॉस ऑफ 56,000, रिटेन अर्निंग की जगह रिटेन लॉस दे दिया। डिप्सी एक्वायर्ड इट्स शेयर्स ऑन पो ऑन 1 जनवरी 2009 व्हेन पो हैड रिटेन अर्निंग ऑफ 1,40,000। तो देखो जिस दिन एक्वायर किया ना, ठीक है, उसी दिन की ही रिटेन अर्निंग या रिटेन लॉसेस दे रखे हैं, तो मतलब अपन को तो उसी दिन के चाहिए होते हैं नेटवर्थ, है ना। इम्पेयरमेंट टेस्ट एट द ईयर एंड शो दैट गुडविल फॉर ला रिमेन अनइम्पेयर्ड। लाला कौन है इसकी सब्सिडरी, तो सब्सिडरी में तो बोलता है गुडविल इम्पेयर्ड नहीं हुई है, बट इन्वेस्टमेंट इन पो हैज बिकम इम्पेयर्ड बाय 2800। पो के अंदर जरूर इन्वेस्टमेंट इम्पेयर्ड हुए 2800 से, तो पो कौन है इसका एसोसिएट्स। द डिप्सी ग्रुप वैल्यू द एनसीआई यूजिंग द फेयर वैल्यू मेथड। द फेयर वैल्यू ऑफ द एनसीआई इन लाला ऑन 1 जनवरी 2009 was 1,60,000. फिर prepare the consolidated statement of financial position of Dipsy for the year ended 31st December 2009। तो अपन सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, इसमें बैलेंस शीट बना के दिखानी है। तो पहले किसका काम करते हैं, जो इसकी सब्सिडरी है ना, सब्सिडरी का नाम क्या है ला, ठीक है, मैं यहाँ पे सिंपल लिख देता हूँ सब्सिडरी। तो सब्सिडरी में तो काम वैसे ही होगा, सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ नेट एसेट्स बना लो आप, वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है, प्री पोस्ट और ये टोटल। अब शेयर कैपिटल कितनी है, शेयर कैपिटल है 8,40,000 की, ठीक है। सब्सिडरी की बात कर रहे हैं, रिटेन्ड अर्निंग्स कितनी है 602 आज है ना, मतलब जिस दिन बैलेंस शीट बना रहे हैं उस दिन 602, बट ओपनिंग में कुछ और दे रखा था, लॉसेस दे रखे थे कितने के 56,000 के लॉसेस हैं, ठीक है। तो 56,000 इसको लॉस इधर लिख देता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है, नेगेटिव में, तो पता लग जाएगा पोस्ट में कितना प्रॉफिट हुआ है। तो पोस्ट में आपका प्रॉफिट जो है वो है 658 का, ठीक है, इसको और इसको प्लस कर दो तो ये आ जाएगा 658, इसमें से माइनस करेंगे तभी तो 602 का आएगा बैलेंस, ओके। अब 840 माइनस 56 784 और 658, कोई एडजस्टमेंट है नहीं, कोई रिवोल्यूशन नहीं है सब्सिडरी के अंदर, सिंपल है क्वेश्चन। होल्डिंग और एनसीआई का रेशो दे देते हैं, 80% रेशो निकाला था हमने, तो होल्डिंग का 80% और एनसीआई का 20%, राइट। यहां पे कुछ लिखेंगे नहीं, 658 का 80% कितना हुआ 526.4, ठीक है, और 20% 131.6। सेकेंड वर्किंग नोट गुडविल कैलकुलेट कर लेते हैं। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है जरा चेक कर लो, इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट दे रखी है 644 प्लस एनसीआई की फेयर वैल्यू कितनी है, एनसीआई की फेयर वैल्यू है 160 माइनस नेट एसेट्स ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन कितना है 784। तो 644 प्लस 160 माइनस 784 मीन्स 20 के यहाँ पे क्या गई गुडविल, ठीक है। क्वेश्चन में लिखा भी था कि सब्सिडरी कंपनी के अंदर गुडविल के अंदर कोई भी इंपेयरमेंट नहीं है, ठीक है। ताकि आपके लिए इजी रहे चीजें, मैं एनसीआई यही निकाल दूं
तो चलेगा, ठीक है। एनसीआई एट एक्विजिशन, एनसीआई कितनी थी 160, और पोस्ट एक्विजिशन अर्निंग्स कितनी हो रही है, एनसीआई कितनी बढ़ी पोस्ट एक्विजिशन 131.6, तो 160 प्लस 131.6 मीन्स 291.6। एनसीआई के बाद फोर्थ आइटम जो आता है वो आता है हमारा कंसोलिडेटेड रिटेन्ड अर्निंग्स। तो रिटेन अर्निंग्स पहले कितना है जरा चेक करो, रिटेन अर्निंग है पेरेंट का 1232 प्लस पोस्ट एक्विजिशन जो हमें किससे मिला, हमारी सब्सिडरी से प्रॉफिट, सब्सिडरी से कितना शेयर मिला 526.4, 526.4, ठीक है। अब कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग को अपन अभी क्लोज नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते सर, क्योंकि इसके अंदर अभी दो एडजस्टमेंट होना बाकी है। आपको पता है कि इसमें एक तो पोस्ट एक्विजिशन जो शेयर आएगा फ्रॉम किससे आएगा, एसोसिएट से, ठीक है, और क्या आएगा, और इम्पेयरमेंट लॉस आएगा, तो वो भी हमें लिखना है, ठीक है। तो दोनों की दोनों चीजें अभी हमें लिखना बाकी है। इम्पेयरमेंट लॉस किसका, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स का। तो अब हम काम जो चालू करेंगे वो चालू करेंगे किसका, एसोसिएट्स का। हमारी एसोसिएट्स का नाम क्या है इस क्वेश्चन में, पो कंपनी, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, अब अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं भी हैं तो अब हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ना हमें चेक करना होगा कि एसोसिएट्स की रिटेन अर्निंग आज कितनी है, मतलब क्लोजिंग में कितनी है, ठीक है। एसोसिएट की रिटेन अर्निंग है कितनी 448, रिटेन अर्निंग नाउ 448, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ नेट एसेट तो बनता नहीं है यहां पे, क्लियर। अब जिस दिन आपने एक्वायर किया था डिप्सी ने एसोसिएट्स को, तब कितनी रिटेन अर्निंग थी 140, तो प्री एक्विजिशन कितनी थी 140, तो मतलब पोस्ट एक्विजिशन रिटेन अर्निंग कितनी आ गई 448 माइनस 140 मीन्स 308 की, और 308 में पेरेंट का शेयर कितना है, पेरेंट का शेयर है 30%, कितना हुआ 92.4। अगर आपको थोड़ा कंफर्ट और चाहिए तो आप इसमें कोई दिक्कत नहीं है, प्री पोस्ट करके देख लो चाहो तो, ठीक है, बट यहां पे करते नहीं है वो काम, क्लियर। रिटेन अर्निंग कितना है, रिटेन अर्निंग जैसे अभी है 448, ओपनिंग में कितना था 140, बाद में कितना आया 308, इसमें होल्डिंग का शेयर मतलब पेरेंट का शेयर कितना है 30%, 92.4। क्या इधर एनसीआई लिख सकते हैं 70% करके, नहीं, क्योंकि यहां पे कंसोलिडेशन फुल हो ही नहीं रहा, तो आप एनसीआई कैसे लिख दोगे उठा के, क्लियर क्या। तो बस ये 92.4 यहां पे आ जाएगा, ऐसे भी कर सकते हो, बट ये तरीका ठीक नहीं रहता इधर, ठीक है, क्योंकि यहां पे स्टेटमेंट ऑफ नेट एसेट्स तो बनेगा ही नहीं, इसलिए, क्लियर। समझने के लिए मैंने आपको बता दिया। अब ये आ गया 92.4, एसोसिएट्स का बैलेंस आ गया अपने पास, ओके, कितना अमाउंट आएगा। अब ये 92.4 कहां जाएगा, ये जाएगा, देखो इसकी डबल एंट्री क्या होगी, ध्यान से देखो, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स डेबिट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का बैलेंस बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, फायदा हुआ ना आपको, इसलिए 92.4 टू प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट्स, और ये प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट्स कहां जाएगा, ये रिटेन अर्निंग्स में चला जाएगा पेरेंट की, समझे। तो यहां पे अगर आप देखो, अब मुझे एक और वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा किसका, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स का, क्योंकि मेरे को अब इस जनरल एंट्री को डालना पड़ेगा,
तो एक तो हो गया कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग में ये प्रॉफिट चला गया, प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट्स। और इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स का बैलेंस कितना था पहले? इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स का बैलेंस था पहले 224 का, ठीक है ना। कॉस्ट कितनी थी? 224 की, प्लस शेयर फ्रॉम एसोसिएट्स कितना आ गया? शेयर फ्रॉम एसोसिएट्स आ गया 92.4। भाई अगर ये जनरल एंट्री डालोगे तभी तो बैलेंस शीट मैच करेगी ना, डबल एंट्री पूरी होगी तभी तो एक डबल एंट्री का इफेक्ट कहाँ चला गया? इन्वेस्टमेंट का बैलेंस बढ़ गया। एक कहाँ चला गया? यहाँ पे प्रॉफिट बढ़ गया, ठीक है। ये हो गई डेबिट क्रेडिट बराबर हो गया, मतलब ठीक हो गया। अब क्वेश्चन में एक और लाइन कह रहा है लास्ट, क्या कह रहा है कि इन्वेस्टमेंट हैज बिकम इम्पेयर्ड बाय 2800 इन पो कंपनी, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट इम्पेयर्ड हो गए तो कई बच्चे क्या गलती करते हैं, अगर आपको F7 की गलती याद हो तो आप भी करते होंगे शायद कई बार, कि इसका 30% कर देते थे, लेकिन 30% नहीं करना होता। क्यों नहीं करना होता? क्योंकि ये ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट जो है ऑलरेडी 30% पे है, ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट आपके ऑलरेडी 30% पे है, अब आप इसका भी 30% कर दोगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा। सीधा सीधा कितना करना है? 2800 करना है, ओके। 2800 मतलब यहाँ पे 2.8 हो जाएगा। 2800 तो पूरा लिख ही नहीं सकता मैं, क्योंकि सारे फिगर थाउजेंड्स में चल रहे हैं। तो अगर मेरे से आप जनरल एंट्री पूछो तो क्या होगा कि इम्पेयरमेंट हुआ है ना, प्रॉफिट कम होगा, किसका? जो पेरेंट है उसका। तो प्रॉफिट कम होने की एंट्री कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग अकाउंट डेबिट, कितना था? 2800, हाँ 2.8 अकाउंट डेबिट। इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू कम हो जाएगी टू इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स 2.8, ठीक है। तो यहां पे 2.8 आ गया लेस करके, और इधर भी लेस कर देंगे इम्पेयरमेंट 2.8। अगर आप सोचोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो इन्वेस्टमेंट इम्पेयर्ड करे हैं ये एक तरीके से गुडविल ही इम्पेयर्ड होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी जो कॉस्ट होती है उसी के अंदर तो गुडविल होती है, ठीक है। जैसे क्लोजिंग स्टॉक कहां से बचता है, मैं आपसे एक जनरल क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्लोजिंग स्टॉक कहां से आता है? जब हम ट्रेडिंग बनाते थे 11th क्लास में, 12th क्लास में, या कभी भी आप क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालते हो तो वो कहां से होता है? परचेजेस से। अगर परचेज नहीं होगी तो क्लोजिंग स्टॉक नहीं होगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल सेम टू सेम बात है। तो 1232 प्लस 526.4 प्लस 92.4 माइनस 2.8, तो आ गया 1848, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट 224 प्लस 92.4 माइनस 2.8 मीन्स 313.6। क्लियर? अब मैं क्या करता हूं, बैलेंस शीट बना लेता हूं, जिसे हम बोलते हैं CBS। क्या बैलेंस शीट में मैं लाइन बाय लाइन आइटम कंसोलिडेट करूंगा एसोसिएट के? नहीं। क्या मैं 30% करके कंसोलिडेट कर सकता हूं? नहीं, ठीक है। बस केवल इन दोनों को ही कंसोलिडेट करेंगे, इन दोनों को, ये इग्नोर हो जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कितना हो गया? 1120 और 980, तो 1120 प्लस 980 मीन्स 2100 आ गया, ठीक है। फिर इन्वेस्टमेंट्स, अब देखो ध्यान से, पहले तो लिख दो गुडविल। गुडविल जो सब्सिडरी की आई थी, वो गुडविल कितनी थी सब्सिडरी की जब आपने निकाली थी? 80, ये सब लेस कर आके 20, ठीक है। तो गुडविल 20। फिर लिख दो इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स, कि एसोसिएट्स में आपने इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं ना, तो वो भी बैलेंस भी आएगा। कितना आएगा? 313.6। और क्या आएगा इसकी जगह, मतलब इसके बाद? फिर इन्वेंट्री, डेटर्स और बैंक तो ऐसे ही आ जाएगा डायरेक्टली। तो इन्वेंट्री कितनी आ गई? 380 प्लस 640, 1020। फिर डेटर्स
डेटर्स 190 प्लस 310 मीन्स 500, 500 के डेटर्स आ गए। बैंक का बैलेंस कितना आ गया? बैंक का बैलेंस आ गया 35 और 58 मीन्स 93, ये बैंक का बैलेंस आ गया। क्लियर? अब और कोई आइटम बचा नहीं, तो अब आप इसका टोटल लगा सकते हो। 2100 प्लस 20 313.6, 1020, 500 और 93 मीन्स 4046.6। अब आते हैं किस पे? इक्विटी एंड लाइबिलिटी पे। सबसे पहले शेयर कैपिटल। तो जरा चेक कर लो पेरेंट की शेयर कैपिटल कितनी है। पेरेंट की शेयर कैपिटल है 1120, ठीक है। शेयर कैपिटल के बाद रिटेन अर्निंग्स, रिटेन अर्निंग आपने अलग से निकाला है, ध्यान रखना, 1848। फिर एनसीआई। क्लियर? सीक्वेंस थोड़ा थोड़ा ध्यान रखे करो, थोड़ा प्रेजेंटेशन भी ठीक रहेगा। एनसीआई कितना है? 291.6। एनसीआई के बाद क्या आएगा? एनसीआई के बाद आएगा ट्रेड पेबल्स और टैक्स, ठीक है। तो ट्रेड पेबल एंड टैक्सेशन। तो ट्रेड पेबल में आ गया 150 प्लस 480, कितना हो गया? 630, और टैक्स में 91 प्लस 66, तो 157, 630 और 157। ठीक है। तो अब आप देखो, अब आपकी बैलेंस शीट क्या है? कंप्लीट हो गई। 1120 प्लस 1848, 291.6, 630 और 157, तो 4046.6, ठीक है। ये आ गया आपका बैलेंस। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को कर लो, फिर ना आगे ही क्वेश्चन एक बार खुद ट्राई करके देखो। बाकी नेक्स्ट क्लासेस में तो अपन करेंगे ही क्वेश्चन सारे के सारे, ठीक है। थैंक यू।